आज जब हम समाजवाद पर चर्चा करेंगे तो हम लोग अब तक ये समझते रहे हैं कि कहीं भी वाद जुड़ता है तो वाद बेसिकली हाँ। क्या करता है, फॉलोवर ही बनाता है। तो वो लेकिन प्रचलित जो परिभाषा है, जो वर्तमान में जो समाजवाद माना जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग यही शब्द प्रयोग करेंगे, समाजवाद। हालांकि अ, अधिक अच्छा शब्द होगा सामाजिकरण। लेकिन सामाजिकरण एक व्यवस्था है जिसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और वर्तमान में जो चल रहा है वो समाजवाद के नाम से ही चल रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। समाजवाद शब्द का मूलतः जो अर्थ है वह सोशलाइजेशन से है, और सोशलाइजेशन का अर्थ सामाजिकरण होता है। या हम एक ऐसी व्यवस्था को समाजवाद कह सकते हैं जहां पर समाज सर्वोच्च होता है, न कि सत्ता। यानी कि एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें लोग के पास अधिकार हो जाते हैं और तंत्र का उसमें हस्तक्षेप न्यूनतम हो जाता है, या सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहता है, और समाज जो है अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में सक्षम रहता है, अपने निर्णय लेने में सक्षम रहता है, यहाँ तक कि बहिष्कार भी कर सकता है। अर्थात समाज के सामाजिक मामलों में जो है वह राज्य का हस्तक्षेप सामाजिकरण व्यवस्था में कम से कम हो जाता है। लेकिन ये केवल हस्तक्षेप तक ही नहीं रहता है, इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं। जैसे ही राज्य से अलग होता है और समाज सशक्त होता है, मजबूत होता है, तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे व्यक्ति के रोजगार से संबंधित है या अन्य समस्याएं हैं, डिसेंट्रलाइजेशन से जो व्यवस्थाएं सुलझ जाती हैं, वे सभी समाजवाद के अंतर्गत ही आती हैं। एक तरह से हम लोग समाजवाद का अर्थ अकेंद्रित व्यवस्था से ले सकते हैं। हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो व्यवस्था पूरी तरह से न केंद्रित है, न पूरी तरह से अकेंद्रित है। वह आंशिक केंद्रित और आंशिक अकेंद्रित व्यवस्था है। तानाशाही में वह पूरी तरह से केंद्रित हो जाती है। तो तीन शब्द हम लोग बेसिकली सुनते हैं, एक गवर्नमेंटलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा सोशलाइजेशन, यानी सरकारीकरण, निजीकरण, और जो है सामाजिकरण। तो समाजवाद का मूल अर्थ होता है जिसमें न तो सरकारीकरण हो, न तो निजीकरण हो, बल्कि संपत्ति भी जो है वह समाज की हो जाती है। न पूंजीपतियों की रहती है और न ही वह सरकार की संपत्ति रहती है। इसी को हम लोगों ने सोशलाइजेशन कहा है। और जो तीन व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं, तानाशाही, लोकतंत्र और लोक स्वराज्य, उसमें से तानाशाही साम्यवाद का प्रतीक है। लोकतंत्र जो है वो अव्यवस्था का या पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा है दुनिया भर में। वर्तमान में तो यही स्थिति है। लेकिन हम जब जब तीसरी व्यवस्था देखते हैं, जैसे हम लोक स्वराज्य, तो वास्तव में वह लोक स्वराज्य जो है वह समाजवाद का प्रतिनिधित्व करता है या सामाजिकरण की बात करता है। अर्थात व्यवस्था ऐसी हो जाती है जहां समाज के पास अपने अधिकार रहते हैं, और ये लोक स्वराज्य की ही दिशा है। तो तीन मैंने आप लोगों को व्यवस्थाएं बताई हैं। वर्तमान में जो समाजवाद है उसकी परिभाषा विकृत हो गई है, कर दी गई है। जैसा हमने आज के कोटेशन में भी लिखा हुआ है कि समाज की दूषित परिभाषा पश्चिमी देशों के वामपंथियों ने बनाई। इसमें कम्युनिस्टों का हाथ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता ही है। और भारत की जो वर्तमान व्यवस्था भी अगर आप देखेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि समाजवाद को जिस तरह से दिखाया जाता है, वास्तव में वह समाजवाद नहीं, वह साम्यवाद है। भारत में कुछ तो पार्टियां हैं जिनके नाम में ही समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी है। इस नाम को रखने का एक फायदा ये होता है कि पहले तो कोई व्यक्ति समाजवाद का विरोध नहीं करेगा। विपक्षी भी होगा तो वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हम समाजवाद के विरोधी हों, भले ही वे नाम समाजवादी रखें और काम साम्यवादियों का करें। लेकिन वो शब्द तो जुड़ गया है, समाजवाद। तो उस शब्द का अपना एक ऐसा महत्व है कि उसके नाम से सभी प्रकार के जो है जो केंद्रीकृत नीति है उसको भी लागू करवाया जा रहा है, और सत्ताएं स्वयं को मजबूत कर रही हैं। केवल नाम रखा हुआ है उन्होंने। और मैंने दो पार्टियों के नाम बताए आपको। बाकी आप बिहार में चले जाएंगे तो जेडीयू है, आरजेडी, हर कई राज्यों में ऐसा ही चलता है, जो समाज को सर्वोच्च बताते हैं। लेकिन वास्तव में ये परिभाषाएं पूरी तरह से विकृत हैं। जब तक समाज को यही नहीं पता चलेगा कि समाजवाद है क्या,
तब तक वह कम्युनिस्टों के द्वारा या सत्ताओं के द्वारा गढ़ी हुई इन परिभाषाओं में ही उलझा हुआ रहेगा। तो इसे अगर हम लोग एक बेसिक लाइन में समझने का प्रयास करें कि समाजवाद होता कैसे क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो समाजवाद एक ऐसी परिभाषा है जिसमें अधिक से अधिक अकेंद्रीकरण होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पुस्तक लिखी थी अंबेडकर वाङ्मय, तो उन्होंने उसमें 9 खंड लिखे हैं। मैंने 9 खंड नहीं पढ़े हैं, मैंने उसका प्रथम खंड पढ़ा था। और प्रथम खंड में मुझे जितना ध्यान है, जब मैंने पढ़ा था तो उन्होंने कहीं पर एक लाइन लिखी हुई है शायद कि जो समाजवादी हैं या तो जो खुद को समाजवादी कहते हैं, जो वर्तमान में है या जो भविष्य में आने वाले समाजवादी भी हैं, वास्तव में वो लोग समाजवाद का अर्थ नहीं जानते या फिर समाजवाद शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग करते हैं। हालांकि ये कह पाना कठिन है कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर हो या अन्य विचारक हो, या नेहरू भी थे, वो भी समाजवाद को का समर्थन करते थे, लेकिन इन लोगों की समाजवाद के प्रति स्वयं कितनी समझ थी, ये अपने आप में जो है इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि समाजवाद का समर्थक कोई भी व्यक्ति कभी कैपिटलिज्म का समर्थन नहीं करेगा। वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि वह कैपिटलिज्म का विरोध करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है। लेकिन वास्तव में आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वो पीछे से पैसा ले लेते हैं, या फिर पद के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर अपना कुछ ना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ निकाल लेते हैं। अर्थात वे समाजवादी ना होकर के होते तो साम्यवादी ही हैं। मैं जब ऋषिकेश से जो है अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले ट्रेन में, और वहाँ चर्चा चल रही थी, कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो चर्चा वहाँ चल रही थी दो सब्जेक्ट पे, एक गवर्नमेंटलाइजेशन पे, एक प्राइवेटाइजेशन पे। सोशलाइजेशन पर कोई बात ही नहीं हो रही थी, और सबका ये कहना था कि देखो सरकार जो है वह सब कुछ निजीकरण कर रही है, सब कुछ बेच रही है। देश बेच दिया इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारीकरण खत्म कर दिया। तो मैंने बात ही बात में जो है एक बात रखी उनके बीच में कि ठीक है, आप लोगों ने सरकारीकरण का समर्थन किया, निजीकरण का विरोध किया। प्रश्न यह है कि सरकार सर्वोच्च है कि पूंजीपति सर्वोच्च है? और जो तीसरी दूसरी व्यवस्था है, व्यवस्था। जो हम देखते हैं तीसरी व्यवस्था है जो सोशलाइजेशन की, उस पर कोई चर्चा नहीं है। यानी दो विषयों पर तो चर्चा चल रही थी, सरकारीकरण निजीकरण। सामाजिकरण पर कोई चर्चा ही नहीं थी, समाजवाद का कोई वहां पर स्वरूप था ही नहीं। फिर मैंने उन लोगों को थोड़ा थोड़ा बहुत समाजवाद समझाना शुरू किया, बातचीत शुरू शुरू की। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से कभी विचार ही नहीं किया। हम लोगों ने तो यही विचार किया, या तो राष्ट्रीयकरण होगा, सरकारीकरण होगा, या तो फिर जो है वह पूंजीवादी व्यवस्था होगी। तो मैंने कहा कि देखिए, हमें इस तरह से उलझा करके रखा गया है, परिभाषाओं को ऐसा विकृत कर दिया गया है कि हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि समाजवाद क्या है, तो चर्चा कैसे करेंगे, वो संभव नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मदन जी की तरफ से भी ये बात आई थी कि अगर हम सरकारीकरण को खत्म कर देते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाते हैं, तो वहां पर तो भाई जो गरीब व्यक्ति है उसका शोषण होगा, वो इलाज कैसे कराएगा? तो इसलिए गवर्नमेंटलाइजेशन होना चाहिए। हमने एक तीसरी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करी। पहले तीनों में अंतर समझते हैं कि बेसिक अंतर क्या है। हम समाज के लोगों को समझा कैसे पाएंगे कि समाजवाद, सरकारीकरण या फिर जो निजीकरण है, समाजीकरण में अंतर क्या है? तो एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल बताता हूँ आप लोगों को, एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, जिससे हम लोग जो है निजीकरण सामाजिकरण को समझ पाएंगे ठीक तरह से। तो देखिए, अर्थ, अधिकार और शक्ति, यह तीनों जब केंद्रित होते हैं, तब सीधा सीधा होता है सरकारीकरण, जिसे हम लोग कम्युनिज्म कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। यानी कि पूरी तरह से जो है सरकार सर्वे सर्वा हो जाती है। ये सीधा सीधा जो है, यानी अर्थ, अधिकार और शक्ति जहां ये केंद्रित दिखाई दे, वहां आप समझ लीजिएगा कि तानाशाही की व्यवस्था आ गई है, साम्यवादी व्यवस्था आ गई है। दूसरा, आप देखते हैं कि अगर अर्थ अलग हो जाता है, अधिकार और शक्ति ये दोनों एक जगह केंद्रित दिखाई देते हैं, तो उस परिस्थिति में आप मानकर चल सकते हैं कि लोकतंत्र आ गया है। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है लोकतंत्र में संभव हो पाती है। तो आप उसे कैपिटलिज्म का प्रभाव मान सकते हैं, कैपिटलिज्म कह लीजिए, या फिर उसे आप जो है डेमोक्रेसी कह लीजिए, जो पार्शियल डेमोक्रेसी है, ये फुल डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन जब आप
प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंटलाइजेशन दोनों का विरोध करता हुआ कोई दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि यह व्यक्ति सोशलाइजेशन का समर्थक है। यानी अर्थ, अधिकार और शक्ति जब तीनों अकेंद्रित हो जाते हैं, अधिकार समाज के पास होते हैं, संसद के पास शक्ति होती है, और अर्थ जो है वह पूंजीपतियों के पास होते हैं, और तीनों अकेंद्रित होते हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि अब सामाजिकरण की व्यवस्था आ रही है। सामाजिकरण में कृत्रिम ऊर्जा जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसा मैंने साम्यवादियों के विषय में ही पहले ही कहा कि सभी साम्यवादी दिखते ऐसे हैं जैसे पूंजीवाद का विरोध करते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देखिए, परिभाषा भी यही गढ़ी गई है कि कैपिटलिज्म का विरोध करते हुए ही कम्युनिज्म का जन्म हुआ है। उसी लिए वो आया, मजदूर ग्राम की मजदूर है, ग्रामीण है, शोषित वंचितों के उत्थान के लिए कम्युनिज्म का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं तो वही जो है श्रम शोषण के लिए जो है कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करता है। उसका लाभ जो है किसको मिलता है? पूंजीपतियों को। अर्थात टेबल के पीछे से वो पैसा लेने को बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा फिर भी यही रहती है कि पैसा तो आ ही रहा है, साथ साथ शक्ति भी आ जाए और अधिकार भी हमारे पास हो। तो जब तीनों चीजें जब एक ही जगह पर आ जाती हैं तो फिर वहां साम्यवाद की व्यवस्था आ जाती है। लेकिन दुनिया भर में दिखाने का प्रयास ये किया जा रहा है, देखो पूंजीवाद तो बहुत बुरा है और सरकारीकरण सबसे अच्छा है। वास्तव में सरकारीकरण की तुलना में पूंजीवाद ठीक है, लेकिन पूंजीवाद पूरी तरह से ठीक नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद कोई विकल्प नहीं है। सरकारीकरण का तो विकल्प हो सकता है, भ्रष्टाचार से हम शोषण की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शोषण से भी जब हमें हटना है तो उसके लिए हमें सामाजिकरण या समाजवाद की तरफ बढ़ना पड़ता है। और उसके लिए समाजवाद में क्या है, व्यक्ति का महत्व होता है, मशीनों का महत्व नहीं होता है। और व्यक्ति का महत्व तभी होगा जब ऐसे नियम, ऐसे कानून न बनाए जाए जो श्रम शोषण के हों, या फिर जो मशीनें हैं मशीनों की प्रतिस्पर्धा जो है इस तरह से ना करवाई जाए कि उसमें मनुष्य का अस्तित्व चुनौती में पड़ जाए। क्योंकि हमने जितनी भी मशीनें बनाई हैं, जितनी भी तकनीक बनाई है, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन सभी व्यवस्थाओं के मूल में व्यक्ति है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बननी चाहिए जो व्यक्ति के अस्तित्व को चुनौती देती हो, जो श्रमजीवियों के अस्तित्व को चुनौती देती हो। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों में प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा भी ना करें कि एक को कंपटीशन से बाहर ही कर दें, क्योंकि व्यक्ति का महत्व होता है समाजीकरण में। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता है, वहां मशीनों का महत्व बढ़ जाता है, धन का महत्व बढ़ जाता है। किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और अगर आप तीसरी व्यवस्था में चले गए, कम्युनिज्म में, यानी कि गवर्नमेंटलाइजेशन में, तो फिर व्यक्ति के पास कुछ रह ही नहीं जाता है, उसके पास उससे तीनों चले जाते हैं, सब कुछ सरकार के पास हो जाता है। यानी आपके फंडामेंटल राइट भी डिसमिस होते हैं। तो सामाजिकरण में आपको स्वतंत्रता भी मिलती है। अर्थात समाजवाद का अर्थ है जहां व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, जहां समाज के पास अपने निर्णय लेने के अधिकार होते हैं, समाज अपने निर्णय भी ले सकता है। और जो है समाज अपनी व्यवस्था, अपने आंतरिक विषय, किसी को बहिष्कार करना है, उसके पास शक्ति होती है। समाज कमजोर नहीं हो पाता होता है। हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं संभवतः ऐसी व्यवस्था रही होगी, या भारत में हो सकता है, प्राचीन भारत में जब हम लोक स्वराज्य की बात करते हैं तो ऐसी व्यवस्था रही होगी जब गांवों को भी अपने निर्णय लेने के अधिकार थे, अर्थात समाज जो है सशक्त था। तो वास्तव में भारत में तब समाजवाद रहा होगा। आज तो जो धूर्त नेता हैं उन्होंने केवल समाजवाद का चोला ओढ़ रखा है, और वास्तव में वो साम्यवादी हैं। सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि जहां जिस जिस व्यक्ति ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया और गवर्नमेंटलाइजेशन का समर्थन किया, वो सीधा सीधा जो है कम्युनिस्ट कहलाएगा। कोई व्यक्ति गवर्नमेंटलाइजेशन का विरोध कर रहा है और प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर रहा है तो वो कैपिटलिस्ट हो गया। लेकिन जो व्यक्ति गवर्नमेंटलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों का विरोध करता है और सोशलाइजेशन का समर्थन करता है, हम उसी को केवल सोशलिस्ट कह सकते हैं। और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में तो ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो है सरकारीकरण का जो है वो समर्थन न करे। और जो पूंजीकर पूंजीवाद की तरफ या पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, वो सिर्फ एक स्टेप है, उससे एक स्टेप और आगे बढ़ करके हम लोगों पे जो है वो सामाजिकरण की तरफ बढ़ना है। सबसे बड़ी जो मैं समस्या देखता हूँ वह है परिभाषाओं को विकृत करना। एक घटना तो मैंने आप लोगों को बताई ही कि ट्रेन में चर्चा हो रही थी और केवल दो ही विषयों पर बात हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, आप लोग भी अपने आसपास जब चर्चा करते होंगे तो आप लोग भी देखते होंगे
कि लोग सरकारीकरण और निजीकरण के अलावा तीसरे विकल्प पर बात ही नहीं करते। और अधिकांश लोगों से बात की भी जाए तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि सामाजिकरण होगा कैसे, उसमें व्यवस्थाएं चलेंगी कैसे। तो मुझे लगता है कि वास्तव में समाधान तो यही है जहां पर व्यक्ति का महत्व बढ़ता है। और हम लोग धीरे धीरे प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित है कि धीरे धीरे लोगों में समाजवाद के प्रति, सामाजिकरण के प्रति जो है वो समझ बढ़ेगी, और वो समझ जाएंगे कि जो साम्यवाद है उसने वर्तमान में समाजवाद पर केवल चूल्हा ओढ़ रखा है, लेकिन सारी परिभाषाएं विकृत कर दी गई हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। आगे आप लोग जो है अपनी बातों को रखेंगे तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये धन्यवाद। ब्रजेश जी, आज जो आज की व्यवस्थाएं हैं, वो आज की व्यवस्थाओं ने ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है, ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि समाज परिस्थितियों बस ऐसा अपने को बना लिया है कि लोग सामाजिकरण की दिशा में जाना ही नहीं चाहते हैं। अभी नौकरियों में आप देख लीजिए, सबसे उत्तम आज के लोग सबसे उत्तम सरकारीकरण को मानते हैं, क्योंकि एक बार संघर्ष करके जीवन में नौकरी पाली तो उसके बाद चिंता की जरूरत नहीं रहती है, चिंता मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद उसके बाद जो लोग हैं प्राइवेटाइजेशन को अच्छा मानते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं कि क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सरकारी से ज्यादा पैसा मिल जाता है, और वहां पे ये भी होता है कि ठीक है, व्यक्ति अलग अलग जाता है और उसको अलग अलग आनंद आते हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी स्वीकार कर लिया है। सामाजिकरण को समाज समझता भी नहीं है, और जो समझ भी जाता है तो सोचता है कि नहीं, कि उससे अच्छा तो यही है। व्यवस्थाओं में भी यही मामला है। वो निकम्मा समाज इतना उसको बना दिया गया है, एक हिसाब से कह लीजिए। वो सोचता है कि सब कुछ सरकारें चेंज करेंगी, यहाँ ये करना है तो सरकार ही करेगी। अभी अगर मान लीजिए गांव में मैं देखता हूँ कि अगर कहीं पे एक जगह सड़क अच्छी सी बनी हुई है, और वो सड़क जो है कहीं साइड से थोड़ा सा मिट्टी खसक जाती है, तो लोग यही सोचते हैं कि कोई सरकारी अधिकारी आएगा, कोई सरकारी व्यक्ति आएगा, इस मिट्टी को पाटेगा। ये नहीं सोचेंगे कि उस सड़क पे हमें भी चलना है, थोड़ा हम भी थोड़ा सा उस मिट्टी को पाट दें। तो लोगों के मन में सरकारीकरण घर कर गया है। लोगों के मन में जो है थोड़ा सा अभी प्राइवेटाइजेशन घर किया हुआ है, उससे भी लोग भाग रहे हैं। सामाजिकरण या तो लोगों को समझ नहीं आया है, या उस तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने में आनंदित रहना चाहते हैं। सामाजिकरण में क्या है कि आपको वहां पे दायित्व तो लेना पड़ेगा, वहां पे आप फ्री नहीं रह सकते हैं। किस तरीके से आप गए यहाँ पे वोट देकर के चले आए, और आप एकदम मस्त हैं, सिर्फ आलोचना और समीक्षा में ही सरकार की व्यस्त रहिए। वहां पे तो सामाजिकरण में तो आपको ही चीजें करनी है, आपको ही करनी है। आपको अपने दायित्व तो निभाने हैं जो है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। आपको चिंताएं करनी है। तो समाज ये सब करना नहीं चाह रहा है मित्र। तो सबसे बड़ा इसमें लोचा यही है, इससे कैसे निजात दिलाया जाए। हम लोग इसको इस पर विचार करना चाहिए, कैसे लोगों को समझाया जाए, इसके फायदे से समझाया जाए। धन्यवाद। देखिए, आपने जो कहा वो ठीक बात कही है। हम लोग जानते हैं कि परिवार में 5 लोग हैं। किसी एक व्यक्ति को अगर बैठा कर खिलाया जाए ना तो उसे बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खा रहा है वो बैठकर, और उसकी क्षमता घटती जा रही है। वो अपनी क्षमता को बढ़ाना नहीं चाहता, उसको आनंद आ रहा है कि बैठे बिठाए मिल रहा है। अचानक से उसका भोजन बंद हो जाएगा तो उसे पता चलेगा कि भाई क्षमता होनी चाहिए थी। तो यही समाज के साथ स्थिति है कि वास्तव में काम तो करना पड़ेगा सामाजिकरण में, समाज को अपने दायित्व तो लेने पड़ेंगे, लेकिन ये भी है कि उन दायित्वों को लेने के साथ साथ सामाजिक समझ भी बढ़ेगी। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि जब हम सक्रिय होते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है, और निष्क्रिय होंगे तो हमारी समझ भी घट जाएगी। हम पूरी तरह से राज्य पर आश्रित हो जाएंगे। तो जो आपने कहा वो ठीक है, उसमें मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ एक बात, एक जो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास ठीक से हो पाएगा। और अन्य साथी अपनी बात को रखें। और बताइए कोई। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। जी नमस्कार। ऐसा है कि जिस विषय को डिस्कस कर रहे हैं विराज जी, उसको विषय
का पूंछ भी छोड़ दी है, सिंह भी। तो ये विषय कहाँ 1753 में फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है, और फिर 1772 में अमेरिका आजाद होता है, और फिर उसके बाद से लगातार मार्क्स का जन्म होता है 1872 में। तो ये तीन प्रकार की कहानी चलती है। अब समाजवाद को आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही सब तीनों बात शुरू होता है, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो एक पूंजीवाद का, एक पूंजीवाद अमेरिका वगैरह, यूरोप, यूरोप का पूंजीवाद हो गया। उसमें मार्क्स का फिलोसफी आया, जो साम्यवाद आया। लेकिन बीच का जो फिलोसफी है वो भी स्टेट से संबंधित है, समाजवाद। समाजवाद को बीच का डगमगला भी कहा जाता है, मतलब पूंजीवाद वाला भी आ जाता है या साम्यवाद वाला भी आ जाता है। और महात्मा जी का जो है ट्रस्टिज्म, इसमें जो निजीकरण आप देख रहे हैं ना, वो महात्मा जी का ही फिलोसफी में है कि पैसा को इकट्ठा करो, कॉर्पोरेट करो पैसे को, और पैसा से जो इनकम आवे उससे वेलफेयर करो, ये स्टेट है। तो ये निजीकरण महात्मा जी के ट्रस्टिज्म में निहित है। और समाजवाद दोनों ओर है। एक स्पिरिचुअल समाजवाद है जो लोहिया का समाजवाद है, जो आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद है। वो वो भारत में अपना सोशलिज्म खोजता है। भारत सोशलिज्म जो पीछे जाकर के अपने गुप्त साम्राज्य का सोशलिज्म देखा, या हर्षवर्धन का सोशलिज्म देखा, या मनु महाराज का, बहुत नीचे जाते हैं तो मनु महाराज का भी सोशलिज्म ही है जो स्टेट पॉलिसी देते हैं। एक चीज और जानने लायक बात यह है कि धर्म जो है वो राजनीति की पुत्री है। इसका धर्म का भी जन्म राजनीति से ही होता है। इससे पहले फियर ऑफ फिलोसफी जो है भय से, भय का। चलिए, और लोग बताइए। श्रीकांत जी का माइक बंद हो गया। बाबा जी नमस्कार। नहीं, खुल गया नमस्कार है, भाई, बताइए पवन जय जी। खुल गया है। हाँ बाबा जी। हाँ बताइए। बाबा जी, समाजवाद अस्तित्व में ही नहीं रह गया है। समाज अस्तित्व में है ही नहीं। समाज अपनी व्यवस्था को तोड़ चुका है। उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं के खिल्ली उड़ाई गई, सामाजिक व्यवस्थाओं की कमियों को दिखाया गया। सामाजिक व्यवस्थाओं से लोग उबे हुए थे। धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाएं टूटती चली गई और आज समाज अदृश्य रूप में व्याप्त है। उसका कोई रूप हमें दिखाई पड़ता नहीं है। जब देश में सरकारीकरण शुरू हुआ, सरकारी तंत्र लागू हुआ, तो सरकार ने अपने आधिपत्य को दिखाने के, बनाए रखने के लिए सारी चीजों का सरकारीकरण किया। प्राइवेट चीजें, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दिया। जो थी भी उनका भी सरकारीकरण कर दिया। जब सरकारी तंत्र पूरी तरीके से मजबूत हो गया, आज सरकारी तंत्र गांव गांव तक पहुंच गया है, तो वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उनका तंत्र मजबूत हो गया। सामाजिक तंत्र टूट चुका है। समाज अदृश्य रूप में है, उसका अस्तित्व मिट चुका है। तो समाज को अपने व्यवस्थागत दृश्य करना होगा, उसको अस्तित्व में रखना होगा। तो समाज अपनी व्यवस्था शुरू करे। उसके लिए जो है अपना मुखिया चुने। सामाजिक मुखिया, पारिवारिक मुखिया चुने, सामाजिक मुखिया चुने। जब समाज की व्यवस्था अस्तित्व में आएगी तभी तो समाज कुछ कर पाएगा। जब समाज की व्यवस्था ही अस्तित्व में नहीं आ रही है तो समाज क्या कर पाएगा? समाज कुछ नहीं कर पाएगा। तो व्यवस्था से व्यवस्था ही लड़ सकती है।
और जब हमारी व्यवस्था टूट गई है और वो पुनर्जन्म नहीं ले रही है, तो वहां से कहीं से भी कोई लड़ाई होने की संभावना है नहीं। लोग ऐसे विचार दे के जा सकते हैं। अगर वो अपने घर से शुरुआत नहीं किए, अपने घर में मुखिया नहीं बनाए, मुखियाओं का सम्मान नहीं बढ़ाए, मुखियाओं की पहचान नहीं किए, तो कोई व्यवस्था सामाजिक बन नहीं पाएगी। सामाजिक व्यवस्था बनना होगा तो हमें अपने घर में मुखिया का चयन शुरू करना पड़ेगा, जो अधिकार विहीन और नियंत्रण विहीन हो, जिससे समाज में मुखिया बनेंगे। और उसके बाद धीरे जब वो समाज अस्तित्व में आएगा, उसका व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, तो चीजें भी लागू होंगी। धन्यवाद बाबा जी। राजेश जी बताइए। जी मुनि जी प्रणाम और सभी साथियों को भी प्रणाम। मेरा विचार यह है कि थोड़ा सा यह भी सोचना चाहिए कि आखिर समाज कमजोर क्यों हुआ। क्या समाज पहले भी कमजोर था कि लगभग 30-40 साल के अंदर कमजोर हुआ। तो मेरा उम्र है लगभग 50 साल। मैं लगभग पहले मैं बचपन में मेरे को ऐसा लगता था कि बचपन में जब मैं छोटा था तब समाज मजबूत था और सरकारीकरण और निजीकरण यह दोनों कमजोर थे। लेकिन आखिर समाज सशक्तिकरण के समाज कमजोर कैसे होता चला गया। तो मुझे यह लग रहा है कि समाज में कई बुराइयां आई, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, खान पान के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव। जो मुखिया बनता था वो अमीर हो जाता था, वही लोगों को ठगने लगता था। पूजा पाठ धर्म कर्म के नाम पर लोग ठगने और ठगाने लगे। ये सब कई बुराइयां आई, इसलिए समाज कमजोर हुआ। और समाज के ही लोग चाहते थे कि समाज कमजोर हो, सरकारीकरण और निजीकरण यह दोनों मजबूत हो। लोगों की इच्छा अनुसार या इच्छा अनुरूप लोगों की इच्छा पर सामाजिकरण कमजोर किया गया, सरकारीकरण और निजीकरण को मजबूत किया गया। लेकिन जैसे जैसे सरकारीकरण और निजीकरण में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रही है, सत्ता का केंद्रीयकरण होता जा रहा है, अभी व्यक्ति उतना उबा नहीं है। जिस दिन सरकारीकरण और निजीकरण से व्यक्ति जरूरत से ज्यादा उब जाएगा, उस दिन मुझे लगता है समाज सशक्तिकरण अपने आप होने लगेगा और लोग समाजीकरण को महत्व देने लगेंगे। लेकिन अभी सरकारीकरण और निजीकरण से लोग उतना उबे नहीं हैं। बस मेरा इतना ही अपना विचार है। चलिए, और बताइए। आदरणीय मुनि जी प्रणाम सभी साथियों को। हाँ बताइए। जी मुनि जी, मैं बताना चाह रहा हूँ समाजवाद वो धीरे धीरे मतलब दूषित परिभाषा का मतलब इसलिए दूषित हुआ कि समाजवाद ने राजनीति में प्रवेश कर लिया। और राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने विधायक सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दौड़ में भी शामिल हो गए। और उन्होंने देश के गरीब और अमीर तबकों का शोषण किया। गरीबों का तो शोषण किया ही सही, पर अमीर तबकों को भी उनको डराया बार बार कि हम तुम्हारा कंपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, तुम उद्योग बंद कर देंगे, तुम गरीबों को दो। और गरीबों से भी उनकी मजदूरी ना बढ़ाकर उनको सही मूल्यांकन नहीं देकर, मतलब उनको सही तरीके से उनके जो मजदूरी करते थे, जो उनका काम करते थे, उनका वो सही नहीं देकर उनका भी शोषण किया। तो समाजवाद धीरे धीरे साम्यवाद की ओर चला गया। और वहाँ आज वो समाजवाद जैसे समाजवाद की वजह से समाजवाद से हमारे जैसे गांव शहर नगर में अगर सही समाजवाद अगर हो जाए, समाजवाद की क्रांति अगर होती, तो
तो देश में जैसे जाति पात भेदभाव, ऊंच नीच का, और जैसे मजदूर गरीब अमीर, इनमें थोड़ा फर्क कम हो जाता। मगर समाजवाद दूषित होने के कारण, मतलब एक तरीके से एक वामपंथियों के इसमें जकड़ जाने के कारण, कुछ लोग आ जाने के कारण समाजवाद में, इन्होंने पूरे समाजवाद पर कब्जा कर लिया। तो आदरणीय मुनि जी, मैं मतलब मेरा ये एक और प्रश्न है कि इस समाजवाद को, मतलब वामपंथियों को हम कैसे खत्म करें। चलिए और बताइए। अ, मेरा साथियों से एक निवेदन है। आप सभी पहले अपनी अपनी जिसको बातें रखनी हो बात रख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर जो है वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे, जिसके जो प्रश्न होंगे वो लास्ट में हम लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है ना, वैसे ही होगा। मुनि जी नमस्ते। नमस्ते भाई, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कहा गया कुछ देर पहले एक सज्जन द्वारा कि समाज अस्तित्व में ही नहीं है, ये समझ में नहीं आया। समाज जो है वो तो, मैं जो सोचता हूँ, वो तो प्रकृति द्वारा निर्मित है। उसका अस्तित्व तो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि समाज अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, और बताइए कोई कुछ। जी प्रणाम चलो बाबा साहब, हाथी को नमस्कार। हाँ बताइए। देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं, समाजवाद की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि समाजवाद ही लोक स्वराज है और लोक स्वराज ही समाजवाद है। परंतु यहां समझने वाली बात ये रही है कि व्यवस्था चाहे कोई रही हो या आगे बने रहे, नेतृत्व तो कुछ लोग ही करेंगे और करते आए हैं, करते अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काल रहा है जहां पूरा समाज अधिकारों के लिए तैयार रहा हो। हाँ, कर्तव्य या दायित्व के लिए तो समाज तैयार रहा है और उसने उनका निर्वहन भी किया है, पर अधिकारों के लिए नहीं लगता कि पूरा समाज जो है वो कभी तैयार रहा हो। अगर प्राचीन व्यवस्था हम देखें या कोई नवीन व्यवस्था देखें, इतिहास में जाएं, तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती या किसी व्यवस्था के द्वारा ये घोषणा नहीं ऐसी होती मिलती है जहां कहा जाए कि समाज पूर्ण रूप से परिपक्व है या समाज में पूर्ण समझ विकसित है। हाँ, एक उदाहरण, अब उसको काल्पनिक कहा जाए या फिर सही कहा जाए, अश्वपति का एक उदाहरण जरूर मिलता है। महाराज अश्वपति के समय वो ये घोषणा करते हैं कि मेरे राज्य में कोई जो है चोर नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, गरीब नहीं है, और कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना यज्ञ किए हुए हवन किए हुए भोजन करता हो। बहुत सारी उनकी घोषणाएं मिलती हैं। अब कहाँ तक वो सच है, इसको बड़ा क्लेरिफाई करना जो है मुश्किल पड़ता है। यह सम्राट अशोक का थोड़ा सा काल देखा जाता है या कुछ अन्य व्यवस्थाओं को हम देखते हैं, तब ऐसे में एक बात बड़ी स्थिति पैदा कर देती है कि जो समाज की अवधारणा है, समाज के साथ हमेशा छल हुआ है। जैसे हम कहना चाहेंगे, लोकतंत्र की जो आजादी के समय लड़ाई लड़ी गई,
और उस लड़ाई के बाद भारतीय जनमानस में, समाज में एक जो विचार व्याप्त था कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे अपने लोग राज्य करेंगे, संविधान होगा, व्यवस्था होगी हमारे अपने लोगों की, और हमें राम राज्य या अपने अधिकारों का या अपने स्वराज्य का हमें जो है वो दृष्टिकोण होगा और हमें अपनी व्यवस्था जीने का अधिकार मिलेगा। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। ये तो वर्तमान 75-80 साल पहले की बात है। कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि जैसे समाज जो है वो पूर्ण रूप से कभी भी एक 100% भी कभी ऐसी अवस्था में नहीं रहा है जो पूर्ण रूप से अधिकारों की लड़ाई लड़ पाया हो। कुछ एक ही लोग रहे हैं। दूसरी ये चीज है कि जैसे बाबा आपके द्वारा कई बार कहा गया है कि हम लोक स्वराज्य की तरफ यदि 2-3 बदलाव हो जाते हैं तो हम लोक स्वराज्य मानेंगे। वास्तव में वह स्थिति मुझे लगती है कि वो स्थिति लोक स्वराज्य की है और लोक स्वराज्य की ओर जाए एक राज्य की तरफ से प्रतिनिधि हो और एक समाज की तरफ से प्रतिनिधि हो। राज्य की तरफ से तो सरकार प्रतिनिधि है, लेकिन वो मानती है कि हम समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है जो सामाजिक व्यवस्थाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि अगर समाज की तरफ से भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो, जिसको हम एक केंद्र सभा के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा जो कई बार चर्चाएं हुई हैं, उस तरह का निर्माण यदि हो सके तो वही लोक स्वराज या समाजवाद की स्थापना का सही मार्गदर्शन प्रस्तुत हो सकता है। और यदि समाज में जैसे हम देखते हैं कहीं 10 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं या कोई और अन्य बैठक कर रहे हैं, तो उसमें भी एक व्यक्ति कुछ बोलता है सामाजिक अच्छा, तो उसमें कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमारा समर्थन है इनके लिए और ये बात सही कह रहे हैं। हो सकता है उसमें 2-4% लोग कहते हैं भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसा हो, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं है। तो इसी अवस्था में ये कि मेरा मानना यही है कि समाज की तरफ से कोई प्रतिनिधि यदि वो समाज के दायित्वों का निर्वहन करता है, समाज की जो समीक्षा करता है, उसके आधार पर समाज की तरफ से भी कोई बात रखने वाला राज्य के सामने यदि व्यवस्था होती है तो वही लोक स्वराज होगा और लोक समाज होगा। रही धन की बात जो ब्रजेश जी ने कही थी, मैं समझ रहा हूँ ये व्यवस्था तो प्राचीन व्यवस्था से मिलती रही है, धनाढ्य लोग भी रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें जो धन का विकेंद्रीकरण मिलता है वो 5 भागों में मिलता है। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। ऐसे श्रीकांत जी ने कहा था मनु जी की व्यवस्था में, तो मनु जी की व्यवस्था में मिलता है यदि धनवान व्यक्ति है तो उसको अपने धन के 5 भाग करने चाहिए। ये आदर्श व्यवस्था कह सकते हैं, समाजवाद की व्यवस्था कह सकते हैं, लोक स्वराज की व्यवस्था कह सकते हैं। यदि इस क्रिया में हम लोग कुछ आगे बढ़ पाते हैं तो मैं समझ रहा हूँ यही समाजवाद हो सकता है, लोक स्वराज हो सकता है। और समाज एक वास्तव में प्राकृतिक क्रिया है, वो भले ही अपने दायित्वों का जो अधिकार हो उनके लिए लड़ पाया न पड़ा है, लेकिन एक सामाजिक नेचुरल व्यवस्था है और उसमें हम देखते हैं समाज आज भी कुछ हद तक कमी आई है उसमें, लेकिन एक दूसरे के सहयोग में, उस तरह के परेशानी में, दुख में, पड़ोसी के या गांव में एक दूसरे के खड़े हो जाते हैं कुछ %। तो ये व्यवस्था जो है समाज की आज भी है। समाज कभी चाहे राज्य कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन समाज की अवधारणा को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। जी धन्यवाद। जी मुनि जी, मैं भी कुछ बोलूंगा। हाँ बताइए। वर्तमान में समाज में कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं, खराब भी हैं, लेकिन वर्तमान की अपेक्षा गत वर्षों में, मतलब जो भी गत वर्ष बीत गए, मतलब पीछे, उनमें समाज हमारा जो बुजुर्ग थे, मतलब चाहे वो युवा थे, उनका जो है मतलब जीवन अच्छा था और उनकी विचारधारा भी अच्छी थी वर्तमान की अपेक्षा। वर्तमान में जो हमारा समाज है वो मतलब पुराने व्यक्तियों की अपेक्षा जो नई पीढ़ी है वो लगभग 60% जो है बिगड़ रही है। ना तो उनकी विचारधाराएं अच्छी हैं, ना उनके संस्कार अच्छे हैं। तो जो हमारा समाज है मतलब वो एक प्रकार से परम दयाल जी का अधिकांश माइक युवा ऑन है। पीढ़ी समाज में बिगड़ती जा रही है और समाज से ही मतलब समाजवाद का जन्म हुआ है। जो विचारक लोग होते हैं, मंथनशील होते हैं, जिन्हें समाज की चिंता होती है, वो समाजवाद की स्थापना करते हैं।
पहले कुछ वर्षों पहले राम मनोहर लोहिया ने भी समाजवादी पार्टी बनाई, एक मतलब समाज को लेकर ही बनाई हमारे उत्तर प्रदेश में। तो समाज के जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो आज भी हैं, लेकिन वो ना के बराबर हैं। आप जैसे विचारक जो समाज की ओर ध्यान देते हैं, भारत में मुश्किल से 5% मतलब 95% समाज की चिंता नहीं है लोगों को कि आज हमारा वर्तमान समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जीवन जी रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है या अच्छी लाइन पर जा रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप जैसे विचारकों को समाज की चिंता है, देश की चिंता है, धर्म की चिंता है, संस्कृति की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है। जो विचारक होते हैं और विचार मंथनशील होते हैं, उस पर विचार करते हैं कि हम क्या है, हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो जो समाज पर फोकस करते हैं, समाज की जिनको चिंता होती है, वो समाजवाद की स्थापना करते हैं। और पहले भी मतलब हमारे देश में समाज में अच्छे विचारक थे जो मतलब एक प्रकार से समाज को आगे ले जाते थे, समाज अगर बिगड़ रहा है उसे सुधारते थे। और आज भी ऐसे मतलब आज भी वर्तमान समय में है, लेकिन वो वर्तमान समय में है 5% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें चिंता है समाज की। वरना ये देश मतलब एक प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़ेपन की ओर जा रही है, सुधारवाद कम हो रहा है, समाजवाद का धीरे धीरे पतन सा हो रहा है। बस मैं तो इतना ही कहूंगा। मछला काटी का बाबा के पापा बनाए तो मोय दे ले इना के तो हटा दे ले मदनिया और कहो समझ में। ये परम दयाल जी का माइक बंद कर दीजिए। दो दिया हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए मोहन बाबू। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ने रखा है कि समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का के विषय में बातें सब कुछ रख रहे हैं, इसी में मैं भी अपने समझ से कुछ रख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो मध्यकाल से पहले जो है उस समय कुछ जो है पाश्चात्य देशों में, जर्मनी, उधर रशिया वगैरह जो भी हैं, उधर कुछ राजशाही, जारशाही और साम्राज्यशाही जो था और सामंतशाही जो था, ये सारे जो हैं प्रशासनिक राजतंत्र की व्यवस्था चल रही थी। और उस समय जो है कुछ वैसा बड़े बड़े उद्योग वगैरह भी हमारे ख्याल से वैसा नहीं था, लेकिन व्यापार और कुछ जो है सो कृषि का ही प्रधानता में चलता था जिससे। तो उस समय इन जो शाहीवाद का समाज पर जो पकड़ था, तो इन लोगों के द्वारा जो कहीं लगान है, कहीं टैक्स है, जिस प्रकार से भी हो, श्रमिकों का, मजदूरों का, किसानों का जो शोषण होता था, इसमें जो है वो त्रसित होकर और पीड़ित होकर और लेनिन और मार्क्स के नेतृत्व में हम समझते हैं कि ये शायद करिए जानकारी दीजिए।
शायद 40 से 1840-50 के बीच में तब जो है विद्रोह हुआ। अब विद्रोह होने के बाद में ये जो राजशाही, साम्राज्यशाही, सामंतशाही, इन सब को जो है तो ध्वस्त करके और श्रमजीवियों का और जो अंतिम वर्ग के लोग थे, ये साम्यवाद का जो है तो अपना करने की सोच रखी, जिसमें सारी जो है संपत्ति जो है वो तंत्र का ही होगा, राज्य का होगा, या पूरे मजदूर और जो भी समाज में है उनका होगा। छोड़ दा बस स्कूल इसमें किसी का दुनिया का प्राइवेट कोई संपत्ति नहीं होगा पूरा दुनिया का दुख दूर हो और जाएगी, उनको जो है दूर हो जाएगी। तो आवश्यकता के अनुसार और जो सुविधा के अनुसार उनको व्यवस्था दी जाएगी। बाकी संपूर्ण संपत्ति जो है सो राज्य का होगा। उसमें जो है तो भौतिक सुख सुविधा का उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन धर्म का, जात का या पंथ का, इन सबों का जो है कोई स्थान या किसी प्रकार का या पद्धति की विशेषता या उनका कोई पकड़ नहीं होगा। लेकिन जो उन लोगों ने व्यवस्था बनाया, उस व्यवस्था में भी कुछ जो है उनका आर्थिक रूप से कुछ पतनोन्मुख की ओर वो जाने लगे, जिससे कि फिर वो कुछ जो है सो पूंजीवाद और उद्योग की तरफ भी अपने को आकर्षित किया, उसके तरफ भी हाथ बढ़ाया। पूंजीवाद जो है, इसमें जो है सो सारी व्यवस्था जो है व्यक्तिगत होता है, पूंजीवादियों के पास होता है। मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार, बाजारवाद के सिद्धांत के अनुसार, और अधिकतम लाभ कमाने की उनकी जो है सो विशेषता रहती है। और उसमें सरकार का जो है बहुत न्यूनतम पकड़ होता है। वो केवल टैक्स के रूप में जो भी है तो उनसे लेते हैं। लेकिन इन दोनों व्यवस्था में जो है कुछ विकृति पाया गया, और समाज में जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जो थे, वो अपने आप को असुविधाजनक या दिक्कत महसूस होने लगा, या कुछ उनकी सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति में जो है सो सामंजस्य नहीं बैठ पाया। तो धीरे धीरे जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनी है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवाद का उद्भव हुआ। और इस समाजवाद में जो लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, जहां पर भी वो पूंजीवाद को भी प्रवेश किया है और साम्यवाद को भी प्रवेश करके कि सभी समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको समानता का अधिकार मिले, सबको समान सुविधा मिले, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो,
और जो उद्योग लगेंगे, पूंजीपति रहेंगे, वो भी जो है प्रशासन का उन पर पकड़ रहेगा और उनके नियंत्रण में वो चलेंगे। ये एक बीच का व्यवस्था जो है सो बनाया। और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ समाजवादी के रूप में अगर हम कहें कि पूर्ण सोच रखने वाले, तो आदरणीय राम मनोहर लोहिया हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर हैं, या जेपी का आंदोलन भी था जो समाजवादी पार्टी ही था और उसी के, लेकिन उनकी जो समाजवादी का पूर्ण सोच था और उनके जो अनुयायियों के रूप में हेलो दीदी, यहीं फोटो जो देख लो। मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी निकला या आरजेडी का निकला या नीतीश कुमार का निकला, बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी निकले, ये जो है तो शासन और सत्ता के लोभ में ये धर्म, जात और जो ऊंच नीच, इन सब का जो है सहारा लेकर के, और जो है नाम तो समाजवाद का रहा, लेकिन सत्ता के लोभ के लिए भेद की प्रक्रिया जो है, जो साम्यवादियों का होता है, उसको इन लोगों ने अपना करके और सत्ता सुख लिया है जो है। अब वैसे अगर आदर्श समाजवाद अगर आगे जो समाज के सभी वर्गों का चिंतन करे, सभी व्यक्तियों का चिंतन करे, जिसमें कि ना कोई वर्ग हो, न कोई जात हो, न धर्म हो, न ऊंच हो, न नीच हो, किसी प्रकार का लिंग भेद न हो, तो वो व्यवस्था जो है वो समाज को अगर दिया जाए, एक आदर्श व्यवस्था के रूप में, अवकेंद्रीयकृत व्यवस्था के रूप में सामने आएगा। लेकिन अभी जो ये विकृत व्यवस्था जो है समाजवाद के नाम पर और सत्ता पर बने रहने के लिए सभी चला रहे हैं, असत्य को भी सत्य के रूप में प्रचारित करके और उसका सभी लाभ उठा रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, बाकी साथी और इस बात को स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। चलिए, अगर कुछ ब्रजेश जी को और अगर उन लोगों का उत्तर देना हो तो दे सकते हैं, किसी का भी। बाबूजी, एक प्रश्न जो है बहादुर जी ने पूछा है, समाज का अस्तित्व नहीं है, तो ये पवनजय जी ने बात कही थी, तो पवनजय जी अगर इसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। जी ब्रिजेश जी, मैं इस पे कहना चाहूंगा जी भावी साहब के वक्तव्य पर कि जो मेरा आशय है कि अस्तित्व में नहीं है समाज, उसका कहने का मीन्स ये है कि समाज की कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। समाज लोगों का जो समूह रह रहा है, उसे अगर समाज कहा जाए तो वो तो है ही, वो बराबर है ही है, लोग हैं तो समाज है। लेकिन अगर समाज की अपनी कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई मुखिया नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के तहत उनका कोई कहीं पहचान ही नहीं रह गई है, तो जब तक हम अपने मुखिया का चयन नहीं करेंगे, हमारे मुखिया ग्राम सभा के मुखिया का चयन नहीं करेंगे, तब तक हमारी या और भी हम कोई व्यवस्था बनाए, समाज जो बनाए, जो सरकार नहीं समाज जो व्यवस्था बनाए, वह जब तक अस्तित्व में नहीं आएगा, तब तक हमारा ये मानना है कि समाज अस्तित्व में नहीं है। ये रहा मेरी बात। बाकी बहादुर साहब अगर इस पे कुछ कहेंगे तो मैं। इसमें कुछ नहीं कहना, अब ठीक समझ में आ गया। हाँ, बताइए, बहादुर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, जी अब तो समझ गया मैं। एक प्रश्न जो है सोहन जी ने शायद पूछा है कि साम्यवादी व्यवस्था जो है उसको सब कुछ विकृत कर रही है, परिभाषाएं बदल दी है, तो उसको कैसे रोका जाए।
तो हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि एक छोटा से छोटा कम्युनिस्ट भी होगा ना, जो सबसे निचले स्तर का है, वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, तेज बुद्धि का होता है, तर्कशील होता है। तो उसके साथ आप अगर चाहेंगे कि सामान्य व्यक्ति व्यक्ति उससे चर्चा कर ले या उसकी बातों को काउंटर कर दे, तो संभव नहीं है। आपको उसके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लेवल तक पहुंचने के लिए चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि कम्युनिस्ट साधारणतः जो है वो बुद्धिमान होते हैं और धूर्त होते हैं, बुद्धिजीवी होते ही हैं। तो उसके लिए बुद्धिजीवी जब है, तो आपके लिए आपको समझदार तो कम से कम बनना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई है, इसीलिए साम्यवाद हावी है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप उनके काउंटर कर सकें, तो फिर आप मजबूत हो जाएंगे। चलिए, वैद्य राज्य कुछ बता रहा है। हाँ बाबा जी, मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल था मेरा हाँ, बताइए। कि भारत के तथाकथित समाजवादियों ने ऐसा कौन सा प्रस्ताव लाया है, ऐसा कौन सा विधान बनाया है जो समाजवाद की दिशा में बढ़ता हुआ दिखा आज तक? देश की आजादी के बाद से समाजवादी जब से कार्य कर रहे हैं, आगे आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो समाजवाद की दिशा में दिखा हो? थोड़ा सा क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? चलिए, बताएंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है। समाजवाद जो शब्द है, वो समाजवाद में राजनैतिक सत्ता का तो विकेंद्रीकरण, क्योंकि समाजवाद हम लोगों ने विदेशों का तो जो भी ये है वो समझा होगा, लेकिन लोहिया को समझे। लोहिया से हम लोगों को लगा कि लोहिया समाजवादी विचारों के थे। तो समाजवाद का लोहिया ने जो अर्थ दिया, उसमें था राजनैतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थ सत्ता का केंद्रीकरण। मतलब लोहिया जी गांवों को राजनैतिक सत्ता देने के पक्षधर थे। आर्थिक मामलों में उनका ये कहना था कि सरकार को सब निर्णय लेना चाहिए। लोहिया जी का था चौखंबा इस राज्य। चौखंबा राज्य तो इसी तरह से था कि गांव को अधिकार दिया जाए, गांव से ऊपर तक अधिकार जाएगा, जैसा हम लोग कहते हैं। तो हम लोग परिवार से शुरू करते हैं, लोहिया जी गांव से शुरू करते थे, गांधी जी भी गांव से शुरू करते थे। लेकिन लोहिया जी दाम बांधो कहते थे। दाम कौन बांधेगा? परिवार तो नहीं बांधेगा, गांव तो नहीं बांधेगा, दाम तो बांधेगी सरकार। तो लोहिया जी दाम बांधो, और गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस 1/60 का होना चाहिए, सरकार का की जिम्मेदारी है। तो अर्थव्यवस्था के मामले में लोहिया जी केंद्रीकरण के पक्षधर थे, सरकार का हस्तक्षेप चाहते थे। और हम लोग, या गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य था, उसमें आर्थिक और राजनैतिक सत्ता दोनों गांव के हाथ में होनी चाहिए थी। और हम लोग उसको और थोड़ा बढ़ाकर ये मानते हैं कि आर्थिक और राजनैतिक दोनों सत्ता परिवार के हाथ में होनी चाहिए, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गलती यहां से शुरू हुई कि हम लोग राज्य को रक्षक मानते हैं। हम लोग, राज्य बन गया
संरक्षक। जब भारत का ये संविधान बना तो गांधी के मरने के बाद राज्य की घोषणा हुई संरक्षक। संरक्षक का मतलब हुआ कस्टोडियन। वहीं से सारा गड़बड़ हुआ फिर पूरा। अब एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी समाज व्यवस्था विकृत हुई, ये समाज व्यवस्था को विकृत किया गया। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर हम कुछ खान पान में गड़बड़ करेंगे तो कहीं फोड़ा फुंसी होगा। फोड़ा फुंसी होगा तो मक्खियां बैठेंगी। जब तक उन मक्खियों से आप बचाव नहीं करेंगे आपका फोड़ा ठीक होगा ही नहीं। फोड़ा तो अपने आप भर सकता है, ठीक भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा कुछ दवाई लगा लीजिए, लेकिन मक्खियां तो उसको ठीक नहीं होने देंगी। तो राज्य जो है उसने हमारी छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारने की तुलना में उसका लाभ उठाया। राज्य की भूमिका मक्खियों के रूप में कर सकते हैं, तो राज्य ने उसका लाभ उठाया और धीरे धीरे समाज को खत्म कर दिया एक तरफ से। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम समाज को मजबूत करें कि हम पहले राज्य से मुक्त हो, मक्खियों से मुक्त हो। तो एक समस्या ये पैदा होती है कि हम एक अगर जेल में बंद हैं तो जेल में बंद व्यक्ति, अगर जो बंद करने वाला है जेल में, जो गुलाम बना के रखा है, वो कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम जेल में रह करके जेल में रहना, ठीक से रहना सीख लें, या हम जेल से निकलने का कोई मार्ग सोचें। तो दोनों दिशाओं में कार्य तो करना पड़ेगा। अगर हम जेल में रह करके ही बीमार पड़ गए तो ठीक, जेल से निकलने का प्रयास भी नहीं कर सकेंगे। और हम जेल में रहने का ही कोई आराम समझने लग गए तब भी कभी निकलने का प्रयास नहीं होगा, निकल नहीं पाएंगे जेल से। तो वास्तव में समाज जो कमजोर हुआ है, या कमजोर करने में राज्य की भूमिका बहुत अधिक रही है कि राज्य ने संरक्षक बन करके हमको एक तरह से अपंग बना दिया। तो ये हमारे सामने एक बड़ी भारी समस्या ये रही है। एक प्रश्न जैसे सुनील देव जी ने कहा कि समाज तो कभी रहा नहीं है, यह बात सच भी है और गलत भी है। सच तो इसलिए है कि समाज एक काल्पनिक इकाई है। समाज कभी भी दुनिया में करोड़ों वर्षों से समाज का कोई मूर्त रूप नहीं बना है। करोड़ों वर्षों से जब समाज प्रारंभ हुआ होगा तो कुछ दिनों के लिए भले समाज रहा हो, नहीं तो समाज नाम की कोई चीज नहीं रही है, मूर्त रूप नहीं रहा है। लेकिन समाज के आधार पर परिवार व्यवस्था रही है, परिवारिक समाज था, गांव व्यवस्था रही है हमारी, क्षेत्रीय व्यवस्था भी रही है, और फिर जब धीरे धीरे राष्ट्र की व्यवस्था भी हुई है। ये तो समाज के ही प्रतिरूप थे। सबसे पहले राष्ट्र की व्यवस्था टूटी, गांव की व्यवस्था टूटी, और अंत में आकर परिवार व्यवस्था को तोड़ा गया। ये परिवार व्यवस्था टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। गांव की व्यवस्था को भी तोड़ा गया है। तो अब यहां
पहले को अंडा की पहले मुर्गी, इस चिंता को अगर हम छोड़ दें कि कहाँ से एक बीमारी शुरू हुई, क्या हुआ, इसको हम खोजते रह जाएंगे। हमारे सामने तो सीधी बात यह है कि हम एक तरफ राज्य की गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करें और दूसरी तरफ सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास करें। अब आज के विषय पर अगर चर्चा करें हम लोग, ये समाजवाद जो शब्द आया है, समाजवाद शब्द लाने वालों की जो भी नीयत खराब तो थी, क्योंकि समाजवाद शब्द सबसे पहले साम्यवादियों ने ही उसका उपयोग किया है, बिगाड़ा है। समाज व्यवस्था का जो अपभ्रंश तैयार किया गया, गलत अर्थ दिया गया, तो साम्यवादियों ने दिया और फिर उसका धीरे धीरे समाजवादियों ने कुछ उसमें संशोधन किया है। लेकिन अर्थ वास्तव में समाजवाद का जो अर्थ है, वो समाजवाद का तो सीधा अर्थ है समाज सर्वोच्च, और समाज सर्वोच्च का अर्थ है परिवार सर्वोच्च, गांव सर्वोच्च। यहां से शुरू होना चाहिए। तो ये समाज सर्वोच्च का नारा यहीं से आना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि पूंजीवाद, साम्यवाद, सबसे देखिए पुराने जमाने में सबसे शुरुआत में तो विचारवाद था। सबसे शुरू में विचारवाद को शक्ति के द्वारा मुसलमानों ने गुलाम बनाया। तो मुसलमानों ने आकर के ताकत का उपयोग करके गुलाम बनाया। लेकिन समाज व्यवस्था समाप्त नहीं हुई मुसलमानों के टाइम में। मुसलमानों के टाइम में परिवार व्यवस्था भी थी, गांव की व्यवस्था भी थी। जब मुसलमानों के शक्ति से टकराया धन, पूंजीवाद, तब अंग्रेजों ने आकर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की और फिर हमारे अंग्रेजों के बाद एक तरह से दुनिया में साम्यवाद आया। साम्यवाद को आप श्रम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि साम्यवादियों की जो सारी नीतियां हैं, आर्थिक और राजनीतिक, सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण, तानाशाही। तो तानाशाही को आप श्रम के साथ मत जोड़िए। साम्यवादियों ने श्रमजीवियों को नहीं जोड़ा, श्रम संगठनों को जोड़ा। संगठित श्रमिकों को जोड़ करके उन्होंने अपनी तानाशाही स्थापित की है। और इसलिए आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि श्रम का मूल्य नहीं बढ़ा, श्रमिकों का मूल्य बढ़ गया। अब ये श्रम और श्रमिकों का भी बहुत फर्क है, चलिए इस पर कभी चर्चा होगी। तो अब धीरे धीरे वास्तव में समाधान तो इसका यही है, लोक स्वराज्य। अर्थात लोक स्वराज्य माने क्या कि परिवार को, गांव को राजनैतिक और आर्थिक संपूर्ण स्वतंत्रता। राज्य हमारा रक्षक होगा, संरक्षक नहीं। राज्य हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तब तक टैक्स नहीं ले सकता, कोई टैक्स, जब तक हम उसको टैक्स लेने की अनुमति न दें। हम अगर अनुमति देंगे राज्य को कि राज्य इतना टैक्स ले सकता है, हम माने समाज,
तो जब हम समाज के रूप में राज्य को परमिशन देंगे संविधान के माध्यम से, उतना ही टैक्स राज्य ले सकता है, हमारी अनुमति के बिना नहीं। वर्तमान समय में राज्य को अधिक माने संपूर्ण अधिकार है, असीमित। कितना भी टैक्स लगा दे आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि संविधान ही वही लोग बना रहे हैं। ये जो सारा गड़बड़ झाला है, इसमें हम लोगों को समाजवाद शब्द से भी दूरी बना लेनी चाहिए। अब समाजवाद शब्द का अर्थ बदला जाए या समाजवाद शब्द के जगह कोई नया शब्द दिया जाए, जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हम लोगों ने कह दिया मार्गदर्शक रक्षक पालक सेवक, इस तरह से 4 शब्द दे दिए गए। उसी तरह समाजवाद शब्द जो है, वो शब्द तो बहुत पवित्र है, हरिजन शब्द तो बहुत पवित्र है, लेकिन वो तो एक अर्थ में चला गया। तो समाजवाद का भी हम लोगों ने सोचा कि समाजवाद शब्द का अर्थ बदलने के बजाय शब्द बदल दिया जाए, तो हम लोगों ने कह दिया समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि सारी अर्थव्यवस्था परिवार के हाथ में होनी चाहिए। कहीं किसी भी प्रकार का ऊपर की किसी भी आर्थिक इकाई का परिवार की सहमति के बिना कोई दखल उचित नहीं है। ये व्यवस्था होगी समाजीकरण। राजनैतिक और आर्थिक सारी शक्तियां समाज की सबसे नीचे वाली इकाई के पास होनी चाहिए। इसको हम लोग मानते हैं समाजीकरण। अगर समाजवाद शब्द का अर्थ बदल दिया जाए तब भी ठीक है, अन्यथा अर्थ बदलना संभव नहीं है, तो फिर शब्द बदल दिया जाए, उसी तरह के अर्थ का एक नया शब्द बना दिया जाए। ये हम लोगों ने सोचा। लेकिन एक बात मान लीजिए आप कि वर्तमान भारत में या दुनिया में पूंजीवाद को गाली देने वाले जितने भी लोग हैं, वह कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारों से प्रभावित है। वो साम्यवाद को गाली नहीं देते हैं। होना तो ये चाहिए कि साम्यवाद सबसे बुरा है, पूंजीवाद कम बुरा है। क्यों? पूंजीवाद जो है वो शोषण करता है, डकैती नहीं करता है। पूंजीवाद पूंजीवाद में बल प्रयोग नहीं है, साम्यवाद में तो बल प्रयोग है। तो डकैती और शोषण, इन दोनों में जितना अंतर होता है वह अंतर पूंजीवाद और साम्यवाद में है। साम्यवाद का मतलब है कि सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक जगह इकट्ठी हो, जिसके पास सेना, पुलिस, कानून, संविधान सब है, उसी के पास सारी बाजारी शक्ति भी उसी के पास होनी चाहिए। तो ये जो पूंजीवाद की बुराइयां हैं, इन बुराइयों का बखान कर करके साम्यवादी अपना रास्ता क्लियर करते हैं। तो जो पूंजीवाद को गाली देता है वह आदमी बिल्कुल बहिष्कार करने लायक है, जब तक कि वह साम्यवाद के साथ पूंजीवाद को गाली न दे। अगर वो तीसरा विकल्प बताता है तो ठीक है, अन्यथा हम पहले विकल्प को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम पूंजीवाद को गाली दे इसलिए कि साम्यवाद आ जाए। ये
सावधानी रखने की जरूरत है। तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे पाया है। आज मैं 4-5 दिन से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा था। अभी 1 घंटे पहले ही मैं लौट कर आया हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ आज जुड़ना ठीक समझा। और अब आप कुछ बताइए और कोई प्रश्न करिए तो आगे और चर्चा होगी। अभी समय है। बाबा जी, वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। क्या धोखे से भी कोई ऐसी नीति बनी है कभी साम्यवादियों के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा, जो समाजवाद की दिशा में बढ़ी हो, जैसे कांग्रेस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा? नहीं, ऐसी समाज की वर्तमान में कोई दिशा ऐसी? में तो सोच ही नहीं है। साम्यवादियों ने तो समाज के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया है। देखिए, साम्यवादियों ने व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं दिए, व्यक्ति को नहीं माना, परिवार को नहीं माना, धर्म को नहीं माना, जाति को भी नहीं माना, किसी को नहीं माना। सिर्फ साम्यवादियों ने सिर्फ माना एक राजनीतिक सत्ता, बाकी साम्यवाद में कुछ नहीं है। और आप लोग कुछ बोलिए या पूछिए। बाबा, जैसे पूंजीवाद को आपने बताया कि पूंजीवाद शोषण करता है, तो ये इसको कैसे आका जाए कि पूंजीवाद शोषण कर रहा है? अच्छा, पूंजीवाद देखिए, पूंजीवाद में ब्याज का जो सिस्टम है, जी। तो भारत में ब्याज की रेट कितनी है? तो मेरे हिसाब से 8-10% तो है ही, 10-12% करीब करीब। ठीक है। और पूंजीवाद जो शोषण करता है वो केवल एक माध्यम है, वह है कृत्रिम ऊर्जा। जी। कृत्रिम ऊर्जा को सस्ता बनाकर पूंजीवाद शोषण किसका करता है? जी। श्रम का। बुद्धिजीवियों का शोषण नहीं करता है। जी। तो जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं सब साम्यवाद में भी हुए हैं। साम्यवादियों में भी बुद्धिजीवी है, पूंजीवादियों में भी है। और श्रम शोषण का तो सिर्फ ये मुख्य तरीका तो वर्तमान समय में कृत्रिम ऊर्जा ही है। मतलब वो अपनी चीज बना करके अधिक महंगी बेचते हैं, मतलब श्रम। हाँ, वो अपनी सत्ता बनाकर जी। अधिक से अधिक सस्ती कृत्रिम ऊर्जा रखना चाहते हैं, जी। जिससे कि श्रम का शोषण होता रहे। जी। बाबा जी, वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। इन वाक्यों को सतत दोहराने की आवश्यकता है समाज के बीच में, हाँ, क्या? एक जनसमूह के बीच में सतत दोहराने की आवश्यकता है कि समाजवाद असल में है क्या। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सवाल ये ये है ना, ये इतनी इतनी सारी समस्याएं हैं कि हम लोग एक ही समस्या को हमेशा दोहरा नहीं सकते। तो हम लोग तो इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, एक और एक नई नई समस्याएं। श्रम के शोषण के स्वरूप को भी समझाने की आवश्यकता है। हाँ, एकदम सही बात है। बिल्कुल। मतलब श्रम शोषण दो तरीके से हुआ है। भारत में श्रम शोषण हुआ कि आपने रिजर्वेशन किया पुराने जमाने में,
स्वतंत्रता के पहले जब आपने जन्म अनुसार जाति बनाई तो वह श्रम शोषण था, सीधा सीधा बुद्धिजीवियों द्वारा। और कोई पश्चिम ने सस्ती कृत्रिम ऊर्जा बनाई, वो भी श्रम शोषण था। साम्यवादियों ने श्रम शोषण के लिए सस्ती कृत्रिम ऊर्जा बनाई, उन्होंने भी कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग किया। गांधी ने कहा ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप, वो समझा ही नहीं पाए कभी। हाँ, नहीं समझ में आता। हाँ, तो अब हम लोग ट्रस्टीशिप को समझा रहे हैं। परिवार रहेगा ट्रस्ट। हाँ, परिवार व्यवस्था। परिवार परिवार ही तो ट्रस्टीशिप है। परिवार व्यवस्था नहीं, हम लोग कह रहे हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था। वर्तमान बिल्कुल में जो बिल्कुल। परिवार व्यवस्था है, इस परिवार व्यवस्था को रिजेक्ट कर रहे हैं और इसके संयुक्त जगह हम परिवार लोग कह व्यवस्था। रहे हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था। बाबा जी, संयुक्त परिवार व्यवस्था कैसे बाध्यकारी बनाई जा सकती है? हाँ, संयुक्त परिवार व्यवस्था बाध्यकारी तो होगी ही, कम से कम आपको, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति समाज से पैदा हुआ है, स्वतंत्र जन्म नहीं हुआ है किसी का भी आज तक। तो आपका जन्म हुआ है समाज से, समाज में नहीं। समाज से आपका जन्म हुआ है, तो आप समाज से दूर जा कहां सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप समाज में नहीं रहेंगे, समाज से जन्म हुआ तो समाज में आपको रहना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको सुरक्षा कौन देगा। कोई यदि पूछे कि किस तरह ये इससे क्या लाभ होगा कि हम इसको दोहराएं इन बातों को, तो हम कहते हैं कि लोक स्वराज की दिशा में बढ़ने के लिए तंत्र मुक्त संविधान और परिवार सशक्तिकरण बस बिल्कुल एक आवश्यक है। दो सूत्रों से ही आगे दो बढ़ना ही पड़ेगा। कार्य, दो आपने ठीक कहा है एकदम वैद्यराज जी। दो ही कार्य सिर्फ करने की जरूरत है, बाकी अपने आप हो जाएगा। पहला, तंत्र मुक्त संविधान, दुनिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की। और दूसरा ये है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था को मान्यता। हेलो। हाँ, बताइए। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है, अभी आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में आया कि हाँ, संयुक्त परिवार को किसके द्वारा मान्यता दी जाए? क्या ये मान्यता है नहीं समाज के द्वारा, या मतलब शासन कानून के द्वारा? क्या नहीं, मान्य तो है भारतीय कानून के समाज में। द्वारा नहीं। जी। संयुक्त परिवार का मतलब ये है कि कम जी। से कम दो लोग एक साथ जुड़ेंगे, जी। तभी उनको नागरिकता मिलेगी। व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। जी। व्यक्ति तो हर आदमी है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, और जब वो जी। किसी के साथ जुड़ता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो बाबा जी, ऐसे लोग हैं क्या जो कि अकेले हैं, या जिनको परिवार ना कहा, जो मतलब। अगर अगर अकेला रहेगा तो हम उसको मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसको सुरक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो सुरक्षा जो है वो कोई अलग से तो देगा नहीं, देगा तो समाज, और वो समाज में है ही नहीं वो। देखिए, आप अगर हमको कुछ देंगे तो हम आपको देंगे।
जी। सीधी सी बात है। तो आप समाज में रहेंगे तो समाज आपको सुरक्षा की गारंटी देगा। तो क्या बाबा जी इस देश में ऐसे लोग हैं जो केवल अकेला ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल किसी के साथ अब ना होंगे ऐसे अभी लोग? तक तो ऐसी व्यवस्था बनी नहीं है ना। अभी तक जी। पूंजीवाद ने जी। पूंजीवाद ने इंडिविजुअल को मान लिया, व्यक्ति को इकाई। जी। हम लोग मान रहे हैं परिवार को इकाई। पश्चिम में परिवार जी। व्यवस्था है नहीं, साम्यवाद में परिवार व्यवस्था है नहीं। जी। केवल भारत में परिवार व्यवस्था रही है। भारत में रही है, इस्लाम में रही है। जी। तो परिवार व्यवस्था जो है ये हम ही लोग मान्यता दे रहे हैं। जी। ठीक है बाबा जी। और कोई तरीका नहीं हमारे पास संविधान तंत्र मुक्त हो, परिवार व्यवस्था को जी। संवैधानिक मान्यता मिले, बस। और वो भी परिवार व्यवस्था को मतलब संयुक्त परिवार व्यवस्था। चलिए, किसी को और कोई बात पूछनी हो तो बताइए, कहनी हो तो बताइए कुछ। बाबूजी, अ, आचार्य जी ने एक प्रश्न पूछा था कि पूंजीवादी व्यवस्था में कैसे सिद्ध हो कि शोषण होता है। तो उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा हाँ। कि पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक असमानता बढ़ती है। ये प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। यही शोषण का आधार है, आर्थिक असमानता बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ठीक है। जी। ठीक। और कोई बात सुनील देव जी अगर पूछना हो तो बताइए। ठीक है बाबा, ये अभी जो परिवार संयुक्त परिवार व्यवस्था है ना बाबा, इस पर बाबा एकदम जी बाबा जी, मैं एक प्रश्न और था मेरा भी। क्या हेलो, आपका? वैदराज बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। मेरा प्रश्न था कि संयुक्त परिवार में आपने कहा कम से कम दो व्यक्ति या कम से हाँ, कम दो भाई। दो भाई नहीं, कम से कम दो व्यक्ति। कम से कम दो व्यक्ति का परिवार होगा। ठीक ठीक। बाबा आचार्य, जी। हाँ। बाबा जी, मतलब जैसे आपने बताया कि संविधान से संयुक्त परिवार को मान्यता मिलनी चाहिए, और कुछ लोग तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो उस मानसिकता का क्या करेंगे फिर? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जो अब जो जो संयुक्त परिवार में नहीं नहीं रहेगा, जी। को उसको अगर कोई अगर मार के छीन लेगा तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मेन बात है कि उसको नागरिकता कट जाएगी। हाँ, उसकी उसकी तो नागरिकता चली गई ना। हम तो उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे ना। जी। ठीक है क्योंकि बाबा जी। जब वो हमारी सुरक्षा में वो शामिल नहीं है। हमको सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? समाज। सही बात। तो जब हमको सुरक्षा की गारंटी समाज दे रहा है, उस समाज में तुम शामिल नहीं हो, तो हम जी। सुरक्षा में तुम शामिल नहीं रहोगे, हम तुमको सुरक्षा की गारंटी क्यों देंगे? ठीक बात है ये तो बाबा जी। जी। कोई देखिए बाबा, दुनिया में यह कह ही नहीं सकता है कि मैं अकेला रहूंगा। और किसी हाँ का बाबा जी बताइए क्यों? कोई बात। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स को भी साथियों की जरूरत पड़ती है, चोरों को भी जरूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है। तो रोज चर्चा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जी। ये तो अनवरत चलता रहेगा। जी। चर्चाएं चलती रहेंगी तभी। क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा तभी उसमें से विष और अमृत अलग अलग होंगे।
मंथन ही नहीं होगा तो उसमें से क्या अमृत और क्या विष अलग हो। हम लोग का काम है कि विष और अमृत को अलग अलग करें। चलिए अब समाप्त किया जाए। बाबा जी, बैदराज बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। गहरे पानी में तो तैरा जा सकता है, एकदम छिछला पानी हो वहां कैसे तैरे? क्या छिछला पानी? छिछला पानी मतलब घुटने भर भी पानी नहीं है उसमें छिछला कैसे तैरा पानी जाए? नहीं, मेरा तो ये नहीं, कहना ये है कि आप पानी नहीं है तो पानी बना लीजिए ना भाई। दो आदमी, दो ही आदमी को तो करना है। तो आप बताइए इसमें और क्या तरीका हो सकता है। आप आप पानी बनाइए। आपको तैरना है, हम पानी बना के दे काहे देंगे हम आपको। आपने तो सूत्र सागर बना दिया है। ठीक है। व्याख्या व्याख्या कर उसमें तैरा जा सकता है। ठीक है। चलिए ब्रिजेश जी आप समाप्त कर सकते हैं अब। जी बाबूजी, होस्ट वहीं से है। हाँ